अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अबाउट एनालिसिस बियॉन्ड ऑर्डिनरी थिंकिंग पर। स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में फिजिक्स के बारे में पढ़ा था। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फिजिक्स, बेसिकली व्हाट इज फिजिक्स। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स एंड व्हाट नॉट। सो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि द नेक्स्ट टॉपिक विल बी सप्लीमेंट्री यूनिट्स। We have discussed it. Supplementary units is part of SI International System International. So आज का जो टॉपिक है, we will study the supplementary units in detail. So I think we should start our lecture. Before beginning our lecture, we must know what are the content of the lectures. We will begin with learning physical quantities, the basic definition of physical quantities, units, and yes, again there is System International. And in System International, we will be discussing about base units again, drive units, and we will be more focused on supplementary units. So सबसे पहले हम समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली मटेरियल की या किसी भी सिस्टम की एक खासियत होती है जिसको हम क्वांटिफाई करते हैं मेजरमेंट के जरिए। अ, ये दो वर्ड से मिला है फिजिकल। फिजिकल मीन्स जिसको हम अपने सेंसेस से फील कर सकें या टच कर सकें। क्वांटिटी मीन्स जिसके मैग्नीट्यूड को हम क्वांटिफाई कर सकें मेजरमेंट के जरिए। So the bookish definition of physical quantity is a physical quantity is a property of a material or system that can be quantified by measurement. जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है इसकी वजह से हम इंजीनियरिंग और फिजिक्स की दीगर अप्लाइड फिजिक्स वगैरह में हेल्प ले रहे होते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज के बाद हमारे पास यूनिट्स आते हैं और बेस यूनिट्स हमारे पास सात हैं जो कि हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं, जिसमें लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट एंड many others. अच्छा जी, फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास तीन जो किस्में आ जाती है। सबसे पहले बेस यूनिट। बेस यूनिट्स को अगर हम देखें तो बेस यूनिट्स को हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। ये इंडिपेंडेंट यूनिट्स होते हैं। अ, इसके पीछे एक नॉन डिस्ट्रक्टिबल डेफिनेशन होती है। अगर दुनिया के सारे मेयरिंग स्केल्स तबाह हो जाएं, डिस्ट्रॉय हो जाएं, उसके बाद भी इनको हम रिट्रीव कर सकते हैं या इनको हम वापस से सिस्टम में ला सकते हैं। सो बेस सिस्टम आर फंडामेंटल यूनिट्स जो खुद में ही फुलफिल होते हैं, खुद में ही कंप्लीट होते हैं। अगर इन बेस यूनिट्स पे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लाइक डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन करें तो जो यूनिट्स हमें हासिल होते हैं वो ड्राइव्ड यूनिट्स कहलाते हैं। उसके बाद हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स आते हैं जो हमारे आज के लेक्चर का मेन फोकस है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स ये सिस्टम इंटरनेशनल का ही एक पार्ट है यूनिट्स का, एंगुलर मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन 1995 में यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। 1995 के अंदर एक मीटिंग हुई थी, उसके अंदर सप्लीमेंट्री यूनिट्स को एबॉलिश करके ड्राइव सिस्टम में अटैच कर दिया गया था। डिस्पाइट इस चेंज के सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसलिए हम इसको अलग टॉपिक के तौर पर पढ़ते हैं। अच्छा जी, कोई भी एक यूनिट या इकाई उसकी कुछ खसूसियात होती हैं। नंबर वन, वो यूनिट यूनिवर्सल होना चाहिए। यूनिवर्सल इस तरीके से कि दुनिया में हर जगह पर वो एक ही जैसा रिकॉग्नाइज किया जाता हो। उसके ऊपर ना लोकेशन का, ना टेम्परेचर का, ना किसी मेयरिंग स्केल का इस पे कोई फर्क पड़ना चाहिए। मिसाल के तौर पे मीटर, अ, दुनिया में हर जगह मीटर की जो डेफिनेशन है वो सेम ही है। उसके अलावा जो यूनिट है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। वक्त के साथ साथ या टेम्परेचर, प्रेशर या अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर के साथ उसमें कोई फर्क नहीं आना चाहिए। उसके बाद रिप्रोडक्टिबिलिटी होनी चाहिए, उसको हम रिप्रोड्यूस कर सकें। इनवेरिएंस होना चाहिए, वक्त के साथ ये तब्दील ना हो। कन्वीनियंट होना चाहिए, इसका स्केल ना तो इतना बड़ा हो कि हम मेयर ना कर सके, होल्ड ही ना कर सके मेयरिंग स्केल को, ना इतना छोटा हो
कि उसको आइडेंटिफाई करना ही बहुत मुश्किल हो जाए। डेफिनेबिलिटी, इट मीन्स कि उसका फंडामेंटल फिजिकल फिनोमिना जो भी स्टैंडर्ड्स का सेट किया हुआ है वो कोई ना कोई उसका बैकग्राउंड डेफिनेशन हो। जैसे सेकंड की या मीटर की जो डेफिनेशन है वो यही है कि जो लाइट ट्रेवल करती है एक सेकंड के अंदर 1/स्पीड ऑफ लाइट, जो जो वैल्यू हमारे पास आती है वो मीटर होती है। तो दुनिया में हर जगह मीटर की यही डेफिनेशन होगी। उसके बाद इंडिपेंडेंट होते हैं यूनिट। सो अगेन कमिंग टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स कैटेगरी हैं अपन हमारे एसआई यूनिट्स के। ये एंगुलर मेजरमेंट्स को कैलकुलेट करने में हेल्प आउट करते हैं। ये प्योर ज्योमेट्रिकल यूनिट्स हैं। इसमें सिर्फ दो यूनिट्स हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। आज की वीडियो में हम सिर्फ रेडियन पर फोकस करेंगे। डिस्पाइट रेडियन इज सप्लीमेंट्री यूनिट्स, हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि एंगुलर कैलकुलेशंस में, ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन में डिग्री मोर ऑफन यूज होता है। बट एसआई की मर्जी, उन्होंने जो एसआई यूनिट सेलेक्ट किया है एंगल के लिए वो स्टेरेडियन है और रेडियन है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो मीटिंग हुई थी 20th जर्नल में, जो जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेयर्स 1995 में एबॉलिश कर दिया गया था और इसको ड्राइव सिस्टम का हिस्सा बना दिया गया था। So before going deep down for an understanding radian, we must know what is angle. Angle is the inclination between two rays. रेस का क्या मतलब है कि वो जो लाइन है इज नेवर एंडिंग एंड एंगल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन। मिसाल के तौर पर हमारे पास लाइंस हैं। एक लाइन हमें इधर नजर आ रही है जो कि 0 या 360 है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है जो कि 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब जो इसके दरमियान एंगल बनता है जो कि 90 डिग्री का होता है। अब ये लाइन कितनी ही एक्सटेंड कर जाए या ये लाइन कितनी ही एक्सटेंड कर जाए, इस एंगल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एंगल इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ द रे। सो फर्स्ट यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट का फर्स्ट यूनिट रेडियन। इसको कॉन्सेप्चुअली समझने से पहले इसकी बुकिश डेफिनेशन हम देख लेते हैं। जो रेडियन है, इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of a circle. Radian is for plane angle, or we can say for two-dimensional object, or we can say circle. इसमें कुछ चीजें हैं। लेट सपोज हमारे पास ये एक सर्कल है, ये उस सर्कल का मिड पॉइंट है या सेंटर पॉइंट है। ये सेंटर ऑफ सर्कल से एक ऐसी लाइन जो कि सर्कमफ्रेंस को टच करती है उसको हम रेडियस बोलते हैं। इसी सर्कल का कोई एक पार्ट लें, सर्कुलर कोई भी एक हिस्सा, इस पार्ट को हम आर्क कहते हैं। और एंगल में ऑलरेडी बता चुका हूँ, दो लाइनों के दरमियान इंक्लिनेशन को हम एंगल कहते हैं, जिसको हम थीटा, अल्फा, बीटा किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम एनिमेशन से समझें, सपोज वी हैव अ सर्कल, उस सर्कल का रेडियस आर है। अब हम सपोज करते हैं कि एक आर्क हम ड्रा करते हैं जो जिसका डिस्टेंस इस रेडियस की लेंथ के बराबर हो। तो हमने एक आर्क ड्रॉ कर दी। अब जो आर्क हमने ड्रॉ की है इस पॉइंट से और इस पॉइंट को अगर हम आपस में मिला दें इस तरह से, तो जो एंगल थीटा बनेगा वो बराबर होता है 1 रेडियन के। इसकी हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं। ये एक और सर्कल है, यहाँ पर हमने आर से रेडियस को रिप्रेजेंट किया हुआ है और एक आर्क है जो कि इक्वल है रेडियस के, उसको हमने बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है और इनके दरमियान बनने वाला एंगल को हमने अल्फा से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब फॉर 1 रेडियन
वन रेडियन की डेफिनेशन क्या है कि जो कंडीशन है हमारी, आर्क लेंथ और रेडियस बराबर होना चाहिए। सो अगर हमें आर्क लेंथ कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला होगा d या आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई बाय थीटा, और वी कैन से थीटा इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय, अगर हम ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल्स टू के बाद ये डिवाइड में चला जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय आर, या स्टैंडर्ड टर्म में देखें तो आर्क को हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो थीटा हो जाएगा हमारा वो बराबर हो जाएगा s बाय आर के। फॉर वन रेडियन फॉर वन रेडियन जो आर्क लेंथ बराबर होती है रेडियस के, तो अगर यहाँ पर भी सेम वैल्यू हो, आर बी सेम वैल्यू हो, तो ये आपस में कट डाउन हो जाएंगे, तो हमारे पास जो एंगल आया वो वन रेडियन के बराबर आया। एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज वी हैव अ सर्कल, एक सर्कल है जिसकी आर्क एस है, रेडियस आर है। अब पूछने वाला पूछता है कि इस सर्कल में कितने रेडियंस हो सकते हैं। बड़ा सिंपल है, सबसे पहले हम सर्कल की कुछ कंपोजिशन देखते हैं। ये सर्कल है हमारा, इस सर्कल के दरमियान से लाइन, बिल्कुल दरमियान से सेंटर पॉइंट से जो लाइन पास थ्रू होती है उसको हम डायमीटर कहते हैं। डायमीटर का हाफ रेडियस कहलाता है, वो जो कि सेंटर लाइन से सर्कल को कहीं से भी टच कर रहा होता है। अब अगर हम सेंटर से सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड करें तो ऊपर वाले सर्कल का जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा, और नीचे भी 180 बनेगा। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि जो सर्कल है, सर्कल की कुल जो सम ऑफ द एंगल्स हम कह सकते हैं वो 360 डिग्री बन सकती है, या 180 डिग्री को हम 180 डिग्री इज आल्सो इक्वल टू 1 पाई, तो पाई प्लस पाई इज इक्वल टू 2 पाई, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो अब हम अपने पुरानी इक्वेशन की तरफ आते हैं। हमारी इक्वेशन जो थी कि अगर हमें नंबर ऑफ रेडियंस मतलब थीटा, हमारा एक्चुअल फॉर्मूला था कि आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा, तो अगर मुझे रेडियंस या थीटा चाहिए होगा तो मैं थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक पूरे सर्कल में नंबर ऑफ रेडियंस मालूम करना है, एक सर्कल का पूरा राउंड में। तो एक सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं, और ये भी मैं बता चुका हूँ कि 360 डिग्रीज 2 पाई के बराबर होते हैं। दूसरे लफ्जों में पाई रेडियंस 180 डिग्रीज के बराबर होते हैं। तो अगर मुझे एक रेडियन की वैल्यू चाहिए हो तो ये पाई है जो 180 से डिवाइड हो जाएगा, और पाई की वैल्यू 3.14 है, तो 1 रेडियन हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3.14। जो जवाब आएगा, इट इज द कोरिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। हम कह सकते हैं या हमने ये प्रूव किया कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। तो एक सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं। अगर उस 360 डिग्रीज को हम इस 1 रेडियन की वैल्यू से डिवाइड कर दें तो हमें पूरे सर्कल में रेडियंस की वैल्यू पता लग जाएगी, जो कि 6.2 या 6 है। एक और एग्जांपल है जो कि मैंने एक पेज पर सॉल्व की हुई है। सपोज वी हैव टू गियर्स, हमारे पास दो गियर्स हैं, एक बड़ा गियर है, एक छोटा गियर है। ये दोनों आपस में अटैच्ड हैं। जो बड़ा गियर है
उसका रेडियस 0.7 मीटर है, छोटे गियर का रेडियस 0.4 मीटर है। अब सवाल ये कहता है कि अगर छोटा गियर अपना एक रेवोल्यूशन पूरा करता है या एक राउंड या 360 डिग्री मूव करता है, तो ये जो हमारा बड़ा गियर है ये मूव होगा, एक आर्क बनेगी। उस आर्क बनने के बाद जो थीटा हमारे पास बनेगा वो कितना होगा? मतलब हमारा जो बड़ा गियर है उसका सबटेंडेड एंगल क्या होगा जब एक छोटा गियर जब एक छोटा गियर 360 डिग्री रोटेट करता है। इसको आसान लफ्जों में हम इस इलस्ट्रेशन से समझ सकते हैं। ये हमारे पास एक छोटा गियर है 0.4 मीटर का, ये अपना एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है। तो इसकी वजह से हमारा बड़ा जो गियर है ये भी कुछ रोटेट करेगा। सपोज ये गियर की ओरिजिनल पोजीशन ये थी, अब क्योंकि ये एक राउंड घूमा तो ये जो पोजीशन है ये इधर आ गई। तो अब क्योंकि ये पोजीशन इधर आ गई तो ओल्ड लोकेशन और न्यू लोकेशन के दरमियान जो एंगल सबटेंडेड हुआ है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम डेटा लिखेंगे। डेटा में हमारे पास रेडियस ऑफ लार्ज गियर 0.7, रेडियस ऑफ स्मॉल गियर 0.4 और हमारे पास स्मॉल गियर का जो एंगल है थीटा वो 360 है। क्यों? क्योंकि सवाल में दिया गया है कि छोटा गियर वन कंप्लीट रोटेशन पूरी करता है, यानी कि 360 या दूसरे लफ्जों में 2 पाई। फिलहाल हम 2 पाई को लेके चलते हैं। तो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं S इज इक्वल टू आर थीटा। हमें स्मॉल गियर का वो रेडियस पता है और स्मॉल गियर का एंगल भी पता है रेडियन में। तो हमारे पास जवाब आया 0.8 पाई। यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और मर्जी है इसको ना करें। तो फिलहाल हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। अब क्योंकि हमें जो लार्ज गियर है उसका थीटा चाहिए, थीटा एल। तो हम इसी से ही एक फॉर्मूला बनाते हैं कि थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर एल। एस की वैल्यू हमें पता है जो कि 0.8 पाई है, यहाँ पे 0.8 पाई लिखा हुआ है। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे रेडियस से तो जो हमारे पास जवाब आएगा वो 0.5 रेडियन आएगा। तो इसका मतलब है थीटा एल इज इक्वल टू 3.5 रेडियन। अब ये सवाल आता है कि डिग्रीज में कितना रोटेट हुआ। सिंपली वी नो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज। सो 3.6 रेडियन इज इक्वल टू 206 डिग्रीज। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व करके देखते हैं। हमने इसको 2 पाई के जरिए सॉल्व किया। अब हम वैल्यू लेते हैं 360 डिग्रीज, क्योंकि एक रोटेशन में 360 डिग्रीज होता है। तो जब हमने ये वैल्यू पुट की तो हमारे पास जो जवाब आया वो आ गया 144 मीटर डिग्री। और जब हम 144 को डिवाइड करेंगे 0.7 से तो हमने हमारे पास ये जवाब वापस आना है। यहाँ पर ये सॉल्व है। सो बोथ वे वी कैन डू। तो एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। हमारे पास दो गियर हैं, एक छोटा गियर है, एक बड़ा गियर है। सवाल ये कहता है कि जब एक छोटा गियर एक रोटेशन पूरी करेगा तो बड़ा गियर रोटेशन के बाद क्या एंगल सस्टेन करेगा? थीटा एल। इसके एंगल को हम थीटा एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये रहा। हमने आर्क का फॉर्मूला लगाया, हमने आर्क कैलकुलेट की, आर्क की वैल्यू को हमने रेडियस से डिवाइड किया तो हमें हमारा जवाब मिल गया। सो हेयर वी आर कंक्लूडिंग आवर लेक्चर। सो आज के लेक्चर में हमने सप्लीमेंट्री एंगल को पढ़ा, बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स को भी हमने एक
नज़र देख लिया कुछ प्रॉब्लम्स की। So if you have any question, you can pin comment. I will be replying and I will recommend you कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर इस पेज को फॉलो करें so that you can get updates. Thank you.